1968 20 दिसंबर, क्रिसमस के 5 दिन पहले रात 10:15 पर दो स्कूल स्टूडेंट डेविड आर्थर फैराडे और बेटी लुई यानसन कैलिफोर्निया के लेक हर्मन रोड के पास में ही होगन हाई स्कूल से क्रिसमस कंसर्ट अटेंड करने के बाद दोनों घर की तरफ लौटते हैं। रास्ते में दोनों ने एक लोकल रेस्टोरेंट में रुकते हैं। यह रेस्टोरेंट फेमस था यंग कपल्स के लिए और इसके भी 15 मिनट बाद दोनों डेविड के कार से निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों ने डेविड के एक दोस्त से मुलाकात किया और इसके बाद 11 बजे के करीब दोनों लवर्स लेन की तरफ चले गए और कुछ ही देर बाद स्टेला वोर्जेस नाम की एक औरत को डेविड और बेटी की डेड बॉडी मिलता है। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। डेड बॉडी इन्वेस्टिगेट किया जाता है और इस केस को भी इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी पुलिस को कोई भी लीड्स नहीं मिलता। ये मर्डर लेक हर्मन रोड मर्डर्स नाम से भी जाना जाता है। पहले तो पुलिस को लगता है कि ये बाकी मर्डर्स की तरह एक आम मर्डर होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये मर्डर एक चेन्स ऑफ मर्डर का पहला मर्डर था और इसे डायरेक्टली लिंक किया जाता है एज ए फर्स्ट मर्डर ऑफ जोडियक किलर के नाम से। आखिर जोडियक किलर क्या है और क्या है पूरी कहानी इस जोडियक किलर की, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। नाइनटीन 1960s में अमेरिका के एक स्टेट कैलिफोर्निया में सेवरल्स मर्डर्स रिकॉर्ड की जाती है और आज तक मर्डरर का कोई भी पता नहीं चलता। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता चलता है कि ये सारे मर्डर एक स्पेसिफिक आदमी द्वारा की गई थी और एक नाम जो बहुत ही ज्यादा आतंक का माहौल फैला रखता है वो है द जोडियक किलर। आखिर ये नाम क्यों पड़ा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल बढ़ते हैं दूसरी मर्डर की तरफ। 4 जुलाई 1969 डार्लिन फैरन और माइकल मैजियो सोलानो कंट्री के वयो शहर में कार से ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क की तरफ जा रहा था। यह भी रात का ही समय था। ये दोनों कपल पार्क में कार को रोकते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। इसी वक्त एक दूसरी कार इस कार के पास आता है और कुछ सेकंड्स रुकने के बाद फिर क्रॉस कर जाता है। यह चीज दोनों की ही नोटिस में आता है, लेकिन दोनों ने ऐसा कोई तवज्जो नहीं दिया। लेकिन 10 मिनट बाद वही कार दूसरी बार डार्लिन और माइकल के कार के पीछे आता है और इस बार कार से एक आदमी निकलता है एक फ्लैशलाइट के साथ और डार्लिन के कार के पास जाके बंदूक से दोनों को गोली मार देता है और फाइनली वहां से चला जाता है। यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है कि इसी सेम तरीके से पहला मर्डर भी किया गया था। इस दूसरे मर्डर के बाद रात 10:40 पे एक अननोन व्यक्ति वलेओ पुलिस स्टेशन कॉल करता है और मर्डर के बारे में इन्फॉर्म करता है और इस कॉलर ने ही मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ 6 महीने पहले जो लेक हर्मन रोड मर्डर हुआ था उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। पुलिस इमीडिएटली कॉल ट्रेस करता है और पता चलता है कि कॉलर ने स्प्रिंग रोड्स के एक गैस स्टेशन के पास फोन बूथ से कॉल किया था। पुलिस ने क्राइम सीन पहुंच के दोनों को रिकवर किया और दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डार्लिन फैरन को हॉस्पिटल में मृत घोषित किया गया, लेकिन लकीली माइकल बच गया था और माइकल के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक अटैकर की उम्र 26 से 30 साल था और वजन 90 किलो के आसपास था। हाइट की अगर बात की जाए तो अप्रॉक्स 5 फीट 8 इंच कहा जाता है और उसके घुंघराले बाल भी थे। इसी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक एक स्केच बनाया जाता है जो कुछ इस तरह था। 1 महीने बाद यानी 1 अगस्त में अमेरिका के 3 मशहूर न्यूज़पेपर ऑफिस में वयो टाइम्स हेरल्ड, द सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और द सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर के ऑफिस में 3 अलग अलग लेटर पहुंचता है। रिपोर्टेडली ये लेटर्स मर्डरर द्वारा भेजा गया था और मर्डरर इन्हीं 2 मर्डर के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के साथ साथ लेटर के द्वारा मर्डरर की असली पागलपंती के बारे में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें लिखा था आई लाइक किलिंग पीपल बिकॉज इट इज सो मच फन। इट इज मोर फन देन किलिंग वाइल्ड गेम इन द फॉरेस्ट बिकॉज मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ ऑल। टू किल समथिंग गिव मी द मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। This is even better than getting your rocks off with a girl
The best part of it is that when I die, I will be reborn in paradise. And all I have killed will become my slaves. I will not give up my name because we will try to slow down or stop my collecting of slaves for my afterlife. ये जो लेटर था वो एक साइपर या क्रिप्टोग्राम था। ये क्रिप्टोग्राम एक सीक्रेट कोडिंग टाइप का एक पैटर्न होता है जिसका मीनिंग समझने के लिए पहले वर्ड्स को डिकोड करना पड़ता है। पुलिस ने 3 लेटर में से सिर्फ एक लेटर को ही अब तक डिकोड कर पाया था। लेटर में अगर सेंडर की बात की जाए तो वहां पे लिखा था someone you would expect to be brooding and isolated। बहुत ही शॉकिंग चीज थी इस लेटर के हर फ्रंट पेज में, जहां पर लिखा गया था अराउंड ऑल वीकेंड killing lone people in the night, then move on to kill again until I end up with a dozen people over the weekend। इसका मतलब जब तक मैं पूरे हफ्ते में 1 डजन यानी कि 12 लोग नहीं मारता तब तक ये किलिंग्स रुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद भी कुछ लोगों का ये मानना था कि ये लेटर फेक है और किसी ने शायद पब्लिसिटी के लिए ये लेटर भेज के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन 7 अगस्त को एक और लेटर रिसीव होता है सैन फ्रांसिस्को एग्जामिनर न्यूज़पेपर के एडिटर के द्वारा, जिसमें लिखा गया था डियर एडिटर, दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग। और तभी से इस किलर का नाम फेमस हुआ ज़ोडिएक किलर के नाम से। लेटर में किलर ने यह भी बताया कि अगर पुलिस ने ज़ोडिएक के द्वारा भेजा गया लेटर का अगर कोड सक्सेसफुली डिकोड कर पाता है तो तभी पुलिस ज़ोडिएक तक पहुंच सकता है। 8 अगस्त को डोनाल्ड और बेटी हार्डन ने दूसरे क्रिप्टोग्राम को डिकोड कर दिया, जिसमें लिखा गया था एक डेंजरस गेम जो कि किलर द्वारा खेला जा रहा है और एक अजीब सी मोटिव के बारे में भी पता चलता है, और वो है कि जितने भी लोगों को मारा गया है वो सब आफ्टर लाइफ में ज़ोडिएक के स्लेव्स बनेंगे। और इसी आफ्टर लाइफ फिलोसॉफी का यूज करके ज़ोडिएक किलर के द्वारा ये मर्डर को किया गया था, और इसी चीज के दौरान ज़ोडिएक का भी सिंबॉलिटी समझ में आया। 27 सितंबर में पैसिफिक यूनियन कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स बैरियन हार्टनेल और सिसिलिया शेपर्ड बैरियसा लेक में पिकनिक करने के लिए जाते हैं, और कुछ देर बाद वहाँ पे एक 5 फीट 11 इंच लंबा ब्लैक कलर का एग्जीक्यूशनर के कपड़े पहने और चेस्ट में एक अजीब सा सिंबल लिए बंदूक लेकर एक आदमी आता है, और वो दोनों से कहते हैं कि वो जेल से भाग आया है एक गार्ड को मार के उसके कार लेकर। लेकिन उस गार्ड का कार अब खराब हो चुका है और उसे अब हार्टनेल की कार और थोड़े पैसे की ज़रूरत है मेक्सिको जाने के लिए, और उसने ऑर्डर दिया शेफर्ड को कि हार्टनेल को रस्सी से बांध दी जाए। शेफर्ड वही करता है, लेकिन रस्सी थोड़ी ढीली बांधी गई थी, जिसके चलते उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और उसने हार्टनेल और शेफर्ड को मल्टीपल टाइम स्टैब किया, और जाने से पहले हार्टनेल की कार में कुछ तरीके का इंफॉर्मेशन लिख के जाता है जो कि कुछ इस तरीके का था। इस घटना के बाद शाम के 7 बजे के करीब किलर खुद ही कॉल करके मर्डर रिपोर्ट कर देता है पुलिस को, और नेपा काउंटी के पुलिस ऑफिसर डेव कॉलिंस क्राइम सीन में पहुंचते हैं और उन दोनों को क्वीन ऑफ द वैली हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। शेफर्ड पहले तो अनकॉन्शियस थी, लेकिन जब होश आया तो उसने कॉलिंस को जो डिस्क्रिप्शन दिया वो पिछले डिस्क्रिप्शन से बहुत ही ज़्यादा मैच करता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शेफर्ड हॉस्पिटल में पहुंचते ही कोमा में चली गई और 2 दिन बाद ही मर गई, लेकिन हार्टनेल बच गया। इस घटना के बाद नेपा काउंटी के डिटेक्टिव केन नारलॉ को इस केस के तहकीकात के लिए असाइन किया जाता है, लेकिन कोई भी क्लू नहीं मिलता। 2 हफ्ते बाद 11 अक्टूबर में सैन फ्रांसिस्को के यूनियन स्क्वायर के पास एक कैब ड्राइवर को एक आदमी इशारा करके रोकने को कहता है और गाड़ी पे चढ़ के इंस्ट्रक्ट देता है प्रेसिडियो हाइट्स की तरफ जाने के लिए, और कुछ ही देर बाद उस आदमी ने 9 mm हैंड गन निकालता है और ड्राइवर को गोली मार देता है, और इसके बाद ड्राइवर की पैसे और कार लेकर भाग जाता है।
लेकिन जब उस आदमी ने ड्राइवर की डेड बॉडी रोड में फेंकने का प्लान करता है, उसी वक्त कुछ टीनेजर ने यह मर्डर होते हुए देख लिया था और इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया था। लकीली पुलिस पास ही थी, तो 5 मिनट के अंदर पुलिस क्राइम सीन में आ गई। लेकिन पूरा लोकेलिटी छान मारने के बाद भी उस मर्डरर का कोई भी पता नहीं चलता। टीनेजरों के मुताबिक किलर एक 25 से 30 साल का आदमी था और हाइट करीब 5 फीट 8 इंच था। 14 अक्टूबर को क्रॉनिकल न्यूज़पेपर के ऑफिस में एक और लेटर रिसीव होता है, जिसको डिकोड करके पता चलता है मर्डरर ने लिखा था, I hope you are having lots of fun in trying to catch me. That wasn't me on the TV show, which bring up to a point about me. I'm not afraid of the gas chamber because it will send me to paradise. All the sooner because I now have enough slaves for work for me, where everyone else has nothing when they reach paradise. So they are afraid of death. I'm not afraid, cause I know that my new life will be an easy one in paradise death. और अटैचमेंट के तौर पे ड्राइवर के शर्ट के एक टुकड़े को जो खून से लथपथ था, उसको ज़ोडिएक किलर ने भेजा था। और इसी से ये कंफर्म होता है कि ड्राइवर की मर्डर भी ज़ोडिएक किलर ने किया था। 8 नवंबर को एक और क्रिप्टोग्राम रिसीव होता है 340 कैरेक्टर्स का, जिसको इनक्रिप्ट किया गया करीब 91 साल बाद जाके 5 दिसंबर 2020 को। और इसके बाद भी बहुत सारे मर्डर्स हुए, लेकिन कोई भी कंफर्म नहीं कर पाया कि ये सब मर्डर ज़ोडिएक किलर ने किया था। सस्पेक्ट तो बहुत थे इस केस के, लेकिन एक नाम जो बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट किया था वो है आर्थर लेन एलन। रॉबर्ट ग्रे स्मिथ की किताब ज़ोडिएक में भी आर्थर एलन को ही प्राइम सस्पेक्ट बनाया गया। हालांकि एलन को करीबन 20 साल तक पूछताछ किया गया और बहुत बार उनके घर की तलाशी भी ली गई, लेकिन कोई भी क्लू या फिर एविडेंस नहीं मिला उसके खिलाफ। यहाँ पर डेव तोस्सी का नाम लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने ही इन्वेस्टिगेशंस को कंटिन्यू किया और फाइनल सस्पेक्ट के तौर पे एलन को ही आइडेंटिफाई किया। 2007 में आई हॉलीवुड फिल्म ज़ोडिएक में डेव तोस्सी के कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर मार्क रफेलो, जिस एक्टर को आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हल्क के कैरेक्टर प्ले करते हुए देखे हैं, उनका ये कहना था कि डेव का 100% शक था एलन के ऊपर, और उनका ये भी मानना था कि ज़ोडिएक किलर और कोई नहीं बल्कि एलन ही था। लेकिन उनके पास प्रूफ करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं था। तो दोस्तों, ये था कहानी ज़ोडिएक किलर के बारे में। आज तक ये किलर मिस्ट्रीज के दुनिया में गुम हो चुका है। इस केस को लोगों ने जैक द रिपर के केस के साथ भी कंपेयर किया। जैक द रिपर के बारे में भी कहा जाता है कि वो एक मिस्ट्री की तरह था। अगर आप जैक द रिपर के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको जैक द रिपर के वीडियो सजेस्ट करूंगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखा है तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।